प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने सीखा था हिंदी कक्षा 6 का दूसरा काव्य का नाम था एक जगत एक लोक। इसका स्वाध्याय हमने सीखा था। आज के वीडियो में हम इसका भाषा सज्जता सीखेंगे। भाषा सज्जता यानी हिंदी भाषा का ग्रामर, हिंदी भाषा का व्याकरण, जिससे हमें हिंदी भाषा बोलने, लिखने, पढ़ने या सुनने में आसानी हो और हमें पता चले कि हिंदी भाषा कैसे लिखी जा सकती है, कैसे बोली जा सकती है और कैसे पढ़ी जा सकती है। और आज का हमारा टॉपिक है विराम चिन्ह का टॉपिक। विराम चिन्ह की संधि छुट्टी करे तो होगा विराम वत्ता चिन्ह। विराम यानी रुकना, ठहरना, चिन्ह यानी निशान, यानी रुकने का निशान। हम वाक्य बोलते बोलते थोड़ा रुक रुक के वाक्य बोलते हैं। जैसा चिन्ह होता है विराम चिन्ह, वैसा वाक्य बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं लक्ष्मी आज स्कूल क्यों नहीं आई, तो यह प्रश्नार्थ चिन्ह होगा। शिक्षिका ने पूछा, फिर पूर्ण विराम है और शिक्षिका पूछ रही है, इसलिए दोहरा अवतरण चिन्ह भी है। वाह, फिर है उद्गार चिन्ह। गुड़िया तो बहुत अच्छी बनी है, फिर है पूर्ण विराम। किशन ने कहा, फिर है अल्प विराम। हाँ बेटी, मैं तुम्हें खिलौने बनाना जरूर सिखाऊंगा, फिर है पूर्ण विराम। क्यों, वहाँ कोई तकलीफ है, यहाँ पर है प्रश्नार्थ चिन्ह। किसी भी भाषा को बोलते, पढ़ते, लिखते समय अर्थ को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों के बीच या अंत में थोड़ा रुकना पड़ता है। इस रुकावट को संकेत दिखलाने वाली लिपि चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। तो बच्चों, हम है वो एक ही सांस में एक पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ते। पैराग्राफ में अमुक अमुक चिन्ह दिए होते हैं, वहाँ पे हमें रुकना, ठहरना होता है। अल्प विराम होगा तो हम थोड़ा रुकेंगे, पूर्ण विराम होगा तो हम ज़्यादा रुकेंगे। यानी वाक्यों के बीच बीच में जो चिन्ह दिए गए हैं उसके हिसाब से हमें बोलने में हमारा बदलाव लाते हैं। जैसे पहला यहाँ पे टॉपिक है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह को इंग्लिश में कहते हैं पंचुएशन। पहला है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप, यानी थोड़ा ज़्यादा रुकना। इसका प्रयोग वाक्य पूर्ण होने पर होता है। तो पूर्ण विराम हम कब करते हैं, जब वाक्य खत्म होता है। जैसे मोहन ने पत्र लिखा, ये एक अर्थपूर्ण वाक्य हुआ कि भाई मोहन ने पत्र लिख दिया है, इसलिए यहाँ पर हम पूर्ण विराम करेंगे। फिर है सीता स्कूल नहीं गई, तो ये भी एक अर्थपूर्ण वाक्य है, इसलिए यहाँ भी हम पूर्ण विराम रखेंगे। फिर है अल्प विराम। अल्प विराम को हम कोमा कहेंगे। अल्प विराम का प्रयोग वाक्य में थोड़ा रुकने का संकेत देने के लिए होता है। तो पूर्ण विराम है वह वाक्य पूर्ण होने पर लगता है, पर अल्प विराम है वो वाक्य तो शुरू होता है पर वाक्य में थोड़ा रुकने का संकेत देना हो तो हम अल्प विराम रखते हैं। जैसे राम, फिर थोड़ा रुकेंगे, सीता और मोहन घर गए, तो हमने राम बोला, फिर अल्प विराम है इसलिए हम थोड़ा रुके। ये नहीं बोला राम, सीता और मोहन घर गए, हमने बोला राम, सीता और मोहन घर गए। राम के बाद हमें थोड़ा रुका, इसलिए यहाँ पे अल्प विराम है। इसलिए अल्प विराम देखकर हम है वो थोड़ा रुकते हैं। फिर है देखो, रोको मत जाने दो, तो यहाँ पे रोको मत तो हम थोड़ा रुके, अल्प विराम है इसलिए। फिर है जाने दो, इसलिए पूर्ण विराम है। ये पूरा वाक्य हुआ। हम ऐसे बोले रोको मत जाने दो तो कोई अर्थ स्पष्ट नहीं होगा, इसलिए हम रोको मत जाने दो। अगर हम रोको है, रोको की जगह यहाँ पे पूर्ण अल्प विराम रखेंगे तो हम ऐसे बोलेंगे रोको मत जाने दो, तो यहाँ पे अल्प विराम हुआ तो वाक्य का पूरा अर्थ ही बदल गया। जैसे पहले हमने पढ़ा रोको मत जाने दो, तो हम है जो जिसको व्यक्ति को कहते हैं उसको हम रोकने के लिए नहीं कहते हैं, जाने देने के लिए कहते हैं। फिर मैंने यहाँ पे अल्प विराम किया तो यह होगा रोको मत जाने दो, यानी जो व्यक्ति है उसको हमें रोकना है, जाने नहीं देना है। यानी हमें अल्प विराम भी है वो सही जगह पर रखना चाहिए, वरना है वो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, यानी कि वाक्य का अर्थ ही बदल जाएगा। जैसे इस वाक्य में अर्थ बदल गया। फिर है प्रश्नवाचक चिन्ह यानी मार्क ऑफ इंटरोगेशन। इंटरोगेशन यानी प्रश्नार्थ। किसी व्यक्ति से कोई जानकारी प्राप्त करने हेतु
उपयोग में लिए जाने वाले वाक्य के अंत में प्रश्नार्थ चिन्ह लगाया जाता है। तो बच्चों, हमें किसी भी बात की जानकारी चाहिए तो हम है वो प्रश्न पूछते हैं, कैसे, कैसा, क्यों, कब, ऐसा प्रश्न पूछते हैं तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। जैसे क्या तुम विद्यालय गए थे, हमने है वो जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि क्या वो गया था या नहीं। फिर है तुम क्या करते हो, इसने भी हमें जानकारी चाहिए कि वो क्या करता है, इसलिए हम यहाँ पे प्रश्नार्थ चिन्ह रखेंगे। फिर है विस्मयादि बोधक चिन्ह यानी एक्सक्लेमेशन मार्क्स, यानी विस्मयादि यानी उद्गार चिन्ह। जैसे आश्चर्य, घृणा, सुख, दुख आदि भावों को प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग होता है। हमारे मन में आश्चर्य होता है, सुख, दुख, घृणा का भाव प्रकट होता है, उस भाव को हम बाहर निकालने के लिए इसका उपयोग करते हैं। जैसे अरे, बाप रे, वाह, शाबाश, आहा, ऐसे वाक्यों का प्रयोग करते हैं। यह है उद्गारवाचक वाक्य यानी विस्मयादि बोधक चिन्ह। वाह, आपने तो कमाल कर दिया, तो वाह है, उसके बाद उद्गार चिन्ह आएगा। फिर आपने तो कमाल कर दिया, फिर है पूर्ण विराम आएगा। फिर है अरे क्या हो गया, इसमें हम कुछ हो गया है तो पूछते हैं अरे क्या हो गया, आश्चर्य से। फिर है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का प्रयोग सामासिक शब्दों को जोड़ने के लिए होता है। जैसे सुख, दुख, माता पिता, पाप पुण्य, देश विदेश आदि। तो ये योजक चिन्ह का प्रयोग है वो सामासिक शब्द यानी दो शब्द है उसको जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे है सबके जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, तो सामासिक शब्द यानी दोनों शब्दों का समान महत्व होता है। जैसे सुख और दुख, माता और पिता, हमारे जीवन में माता पिता का समान महत्व है, तो सामासिक शब्द को ऐसा हम कह सकते हैं। माता पिता की सेवा ही सच्ची पूजा है। फिर है निर्देशक। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग वाक्य में बात को स्पष्ट करने के लिए होता है। जैसे मोहित ने अपने मित्रों राकेश, आकाश, अविनाश से रुपये मांगे। तो निर्देशक यानी हमें निर्देश करना होता है कि जो वाक्य बोला गया है, जिसके लिए बोला गया है, उसकी स्पष्टता के लिए हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मोहन अपने मित्र, तो मोहन के मित्र है पर कौन कौन है, राकेश, आकाश और अविनाश, इसलिए यहाँ पर निर्देशक चिन्ह किया गया है। मोहन के मित्र है पर मित्र कौन है, ये तीनों है, इसलिए ये निर्देशक चिन्ह के बाद इन तीनों का नाम आया है। जैसे ग्राहक, इस पुस्तक का क्या मूल्य है, तो यहाँ पर निर्देशक चिन्ह आया है क्योंकि ग्राहक है वो पूछ रहा है, तो दुकानदार क्या है, जवाब देता है यह 25 रुपये की है। फिर है कोष्टक। कोष्टक यानी ब्रैकेट, काउंट्स। किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग होता है, यानी कि कोई भी शब्द हो उसका अर्थ हमें स्पष्ट करना हो तो कोष्टक का प्रयोग करेंगे। जैसे अध्ययन यानी पढ़ना हर क्षेत्र में लाभ देता है। अध्ययन यानी पढ़ना, ये है अध्ययन का जो पढ़ना है वो इस अध्ययन का शब्द है उसका भाव स्पष्ट करता है, अर्थ स्पष्ट करता है, इसलिए ये काउंट्स में दिया गया है। जैसे विरोधार्थी है तो विरोधार्थी के काउंट्स में विलोम लिखा है, तो विलोम है वो इसका अर्थ स्पष्ट करता है। फिर है अवतरण चिन्ह। इकहरा और दोहरा। अवतरण चिन्ह दो होते हैं, इकहरा और दोहरा। इकहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किसी के उपनाम, रचना या पुस्तक के शीर्षक आदि को उद्धृत करते समय किया जाता है। जैसे समझदार नन्ही, पाठ के लेखक है शंकर सुल्तानपुरी, तो इकहरा चिन्ह यह आएगा क्योंकि यह पाठ का नाम है। फिर है सूर्यकांत त्रिपाठी, उसका उपनाम क्या है, तो निराला, इसमें भी इकहरा अवतरण चिन्ह आएगा। फिर है दोहरा अवतरण चिन्ह। किसी व्यक्ति के कथन को मूल रूप से उद्धृत करने के लिए दोहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे महात्मा गांधी जी ने कहा है, प्रार्थना ही आत्मा की
खुराक है। तो यह महात्मा गांधी ने जैसे बोला है वैसे ही हमने यहाँ लिखा है। तो दोहरा अवतरण चिन्ह इसलिए आता है कि जो व्यक्ति जैसा बोलता है वैसा ही हम लिखे। फिर है शास्त्री जी ने नारा दिया, जय जवान जय किसान। तो शास्त्री जी ने ये नारा दिया है वैसा ही नारा हमने यहाँ लिखा है, इसलिए हम लिखेंगे दोहरे अवतरण चिन्ह में ये वाक्य। फिर है वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। तो हमने जो विराम चिन्ह यहाँ देखे हैं उसके विराम चिन्हों को यहाँ पर हमने लगाना है। पहला है छी छी तुमने यह क्या किया। तो छी छी है ये दोनों पे विस्मयादि बोधक चिन्ह आएंगे क्योंकि ये भाव प्रकट करता है हमारे मन का। फिर यहाँ पूर्ण विराम आएगा। फिर है वैशाली ने मयंक से कहा, तो कहा के बाद अल्प विराम आएगा। फिर जो वैशाली बोलती है वो है, इसलिए दोहरा अवतरण चिन्ह आएगा। फिर यहाँ पे पूर्ण विराम आएगा। फिर आगे है वाह, वाह के बाद उद्गार विस्मयादि बोधक चिन्ह आएगा। मज़ा आ गया, वाह मज़ा आ गया के बाद पूर्ण विराम आएगा। चौथा है अरे, अरे के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह आएगा। फिर तुम नहीं गए उसके बाद पूर्ण विराम आएगा। तो बच्चों ये है विराम चिन्ह का टॉपिक, यहाँ पूर्ण होता है। तो बच्चों विराम चिन्ह का टॉपिक है वो यहाँ पूर्ण होता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।